नमस्कार, knockingnewz.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। बसंती को गब्बर सिंह कहता है कि जब तक तेरे पांव चलेंगे तब तक इसकी सांस चलेगी। इसी तरह से घर पे अचानक किसी एक अमीर आदमी का फोन बजता है और जैसे ही वो फोन उठाता है दूसरी तरफ से आवाज आती है, आज तुम्हारा बेटा इतने बज के इतने मिनट पर फलां गाड़ी से स्कूल गया था। हमारी उस पर नज़र है, अगर कल तक ये नहीं पहुंचाया या कोर्ट में गवाही देने से नहीं पलटे तो तुम अपने बेटे से हाथ धो सकते हो। उसके बाद में शक पकाया घबराया हुआ जो मालिक होता है वो कहता है, जी मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें मेरी कसम, मेरे बेटे को हाथ मत लगाना, वगैरह वगैरह। और कई बार वो एक आध बेटे को चनकट्टा लगा के रोने की आवाज़ भी सुनवा देता है। ये सब आप फिल्मों में देखते होंगे, लेकिन ये जब आप फिल्मों में देखते हैं ना, तो वो फिल्में होती हैं और यहाँ सचमुच यथार्थ में, राजनीति में वही सब हो रहा है। एक चनकट्टा लगाते हैं, रुलाते हैं और सामने वाला बिल्कुल पाला बदल लेता है। लेकिन इसमें सिर्फ एक पार्टी का कसूर नहीं है। जो लोग फंस रहे हैं वो भी खिलाड़ी रहे हैं और कहीं ना कहीं इनके खिलाफ भी बड़े बड़े खेल करने के आरोप हैं। आज हम इसी पे बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि अभी जो नहला चला गया है विपक्षी एकता का पटना से, क्या इसके जवाब में बीजेपी का कोई दहला आने वाला है? क्या होगा ये हम समझने की कोशिश करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। 2024 के लिए विपक्ष के लोगों ने अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। इधर से दाहिने से किसी को लिया, बाएं से किसी को लिया, सब लोग इकट्ठे हो गए, तय कर लिया भैया एक आदमी एक ही कैंडिडेट लड़ाएगा, एक सीट पे एक ही कैंडिडेट लड़ाया जाएगा। उधर दूसरी तरफ से ओवैसी दूसरे लोगों के बयान आने शुरू हो गए। और इस सारी बिसात के बीच में आप और हमको लग रहा था अब तो ये हो जाएगा, अब तो वो हो जाएगा, लेकिन दूसरी जो सामने वाली पार्टी है आप उसको भी हल्के में नहीं आंक सकते। उसके पास सरकार है, सरकार की ईडी है और नतीजा ये हुआ है कि वो अपने तरीके से चाल चल रही है। और 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी भी एक मजबूत गेम तैयार करने में लग गई है। ये मजबूत गेम जो तैयार हो रहा है वो कैसे हो रहा है, इसका अंदाज़ा अगर आपको लगाना हो तो आप इससे लगाइए कि जो लोग इस विपक्षी एकता के बहुत बड़े बड़े सूत्रधार हैं, कैसे एक एक करके उनको बीजेपी अपनी झोली में टपका रही है। आप कल की ताज़ा खबर देखिए, इससे आगे बढ़ेंगे। और खबर है तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव के खिलाफ अब चार्जशीट दाखिल हो गई है। आरोप लगा है लैंड फॉर जॉब का। अब लैंड फॉर जॉब मामला क्या था? मामला यह था कि रेलवे में 2004 से 2009 के बीच में जब लालू यादव जी केंद्र में रेल मंत्री थे तो रेलवे में नौकरी पाने के बदले में बहुत सारे लोगों ने ज़मीनें दी थी रिश्वत में। यानी पैसे की जगह ज़मीनें ली गई थी। वो ज़मीनें कैसे ली गई थी, वो अगर सीबीआई सही कह रही है, सीबीआई का जो आरोप है और उनका कहना है कि ये तेजस्वी यादव वाला, मैं खाली बहुत सारे आरोपों पे नहीं जाता हूँ, तेजस्वी वाले को समझिए। 2007 में 10,83,000 रुपये में एक ज़मीन खरीदी गई। ये एके इन्फो सिस्टम्स नाम की एक कंपनी के नाम पे खरीदी गई और उस ज़मीन को बाद में ये ज़मीन और कंपनी का मालिकाना हक तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी को सिर्फ 1 लाख रुपए में दे दिया गया। अगर आप नहीं समझे हों तो दोबारा समझिए। एक कंपनी 10-11 लाख रुपए की ज़मीन खरीदती है और उसके बाद में उस कंपनी को, वो कंपनी कोई दूसरे को दे दी जाती है। दूसरा आदमी 1 लाख रुपए में वो कंपनी खरीदता है जिस कंपनी के पास अकेली ज़मीन ही 11 लाख रुपए की है वो। तो यानी क्या हुआ, वो ज़मीन इनडायरेक्ट तरीके से इनके पास पहुंच गई। अब आप सोचिए रिश्वत लेने के कैसे कैसे तरीके निकालते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो पनामा केस और पूरा जो ऑफशोर कंपनियां हैं, कैसे भ्रष्टाचार का पैसा बड़े बड़े अडानियों के पास पहुंचता है, सब मैं बता चुका हूं। ये भी एक तरीका है। उसमें क्या होता है कि विदेशी कंपनी में पैसे दे दिए जाते हैं और विदेशी कंपनी सस्ते दाम में
जिसको रिश्वत देनी होती है वो खरीद लेता है। और इन लोगों ने क्या किया, भारत में ही एक कंपनी के नाम ज़मीन खरीद ली। कुछ साल बाद वो कंपनी वो ज़मीन 10% दाम में खरीद ली गई। अब इस पर तेजस्वी यादव का अपने पास में वर्जन नहीं है, ये सीबीआई का आरोप है। बहरहाल अब इस मामले में उनके खिलाफ चार्जशीट हो गई। सीबीआई का कहना है कि जो 1 लाख रुपए में कंपनी का मालिकाना हक ट्रांसफर किया गया, उस कंपनी की उस वक्त 1,77,00,000 कीमत थी और ये ज़मीन सिर्फ 1 लाख रुपए में ट्रांसफ़र कर दी गई, जबकि इसका जो पूरा मार्केट वैल्यू और ज़्यादा होना चाहिए था। इस बीच में एक विराम लेके एक चीज़ बता दूं कि भैया जो राष्ट्रीय संपत्तियां बेचते हो, जो बेल का मामला आया था, सेल का मामला आया था, बहुत सारी जो कंपनियां भारत सरकार की, और जितने में बेचते हो उससे कई गुना से ज़्यादा की तो उसकी ज़मीन की वैल्यू होती है। वहाँ का खेल क्या होता है ये भी समझने की ज़रूरत है। बहरहाल अगर मैं ये समझाऊंगा तो लगेगा कि मैं शायद पक्ष ले रहा हूँ, लेकिन इन के लिए ज़्यादातर भुगतान कैश में दिखाया गया। देखिए, एक ज़मीन, एक लैंड पार्सल किसी कंपनी में लैंड करता है और वो कंपनी इनके पास आ जाती है। कहीं पे सस्ते में ज़मीन खरीद ली जाती है, कहीं पे 100 रुपये की ज़मीन 1 रुपये में बेच दी। इस तरह के काम बहुत सारे। अब आप कहेंगे देखिए ऐसा नहीं होता, ज़मीन बिकती है तो उसके लिए एक मिनिमम रजिस्ट्री की वैल्यू होती है। ठीक है, मैं आपको पूरी स्टाम्प ड्यूटी चुकाऊंगा। 1 लाख रुपए पे मान लीजिए स्टाम्प ड्यूटी जो है वो 6,000 रुपये है, तो मैं 6,000 चुकाऊंगा, लेकिन मैं उसमें लिखवाऊंगा कि मैंने खरीदी 6,000 में ही है या मैंने 2,000 में खरीदी है। तो अब क्या कर लोगे? आपको उससे मतलब नहीं, आपको 6,000 टैक्स से मतलब है। आपने कहा मार्केट प्राइस के हिसाब से स्टाम्प खरीदने पड़ेंगे, खरीद लूँगा। तो ये है। और इसी के साथ पटना में 1.5 लाख स्क्वायर फीट की ज़मीन लालू परिवार के सदस्यों ने कैश भुगतान करके ली, ये भी एक आरोप है। देखिए, सीबीआई के आरोप हैं। अब इसमें इन लोगों की सफाई क्या है हमको नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि सबसे ज़्यादा विपक्षी एकता के मामले में आगे बढ़ कर लालू यादव, अभी तो लालू यादव ने इतने समय के बाद फिर से गियर डालना शुरू किया था, जोश में आए थे, राहुल गांधी को कह रहे थे शादी करो वगैरह वगैरह, और ये झटका दे दिया है। आपको याद होगा सीबीआई के पास पूछताछ के लिए जाने से मना कर दिया, तेजस्वी यादव ने कोर्ट चले गए थे। अब उस मामले में इस तरह से आदमी फंसता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया आपको याद होगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम उछला था यस बैंक के चेयरमैन राणा कपूर के मामले में। राणा कपूर वो आदमी है जिसको पेंटिंग एक बेची गई थी 2 करोड़ रुपए की। बीजेपी ने उस पेंटिंग को बेचने का मसला उठाया था, 2 करोड़ का मसला उठाया था और वो लाइन हटा दी थी कि वो पेंटिंग कौन सी थी। मकबूल फिदा हुसैन जैसे आदमी ने राजीव गांधी के ऊपर एक पेंटिंग बनाई थी। उस पेंटिंग की मार्केट वैल्यू क्या हो सकती है आप कल्पना कर लीजिए। सोनिया गांधी के इलाज के लिए, उनका कैंसर का इलाज चल रहा था अमेरिका में, गांधी परिवार को पैसे की ज़रूरत थी, तो जो मकबूल फिदा हुसैन ने राजीव गांधी को पेंटिंग बेची थी, उस पेंटिंग को राणा कपूर को इन्होंने 2 करोड़ रुपए में बेचा। आरोप लगाया गया, संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की कला में माहिर है, उसने ये किया है। लेकिन उसी राणा कपूर के मामले में ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी नाम जुड़ चुका है। एक समुद्र महल है मुंबई में, समुद्र महल में राणा कपूर भी नहीं और भी बहुत सारे लोग रहते रहे हैं, लेकिन वो समुद्र महल किसी समय सिंधिया खानदान का होता था। समुद्र महल के ज़्यादातर हिस्से बिक चुके हैं 60 के दशक में, अगर मुझे ठीक से याद है। लेकिन एक फ्लैट ज्योतिरादित्य सिंधिया का वहाँ पर है और उसमें राणा कपूर रहा करते थे। कहा जा रहा है कि वो किराए पर रहते थे। बहरहाल, लेकिन एक विवाद था और इस मामले में ज्योतिरादित्य सिंधिया की पूरी प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी और कुछ ना कुछ ऐसा उस मामले में लोग कहते हैं कि निकला है, जिसको देखने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास कोई विकल्प नहीं था कि वो अपने राहुल गांधी जैसे दोस्त को धोखा दे दें। और ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस कदम भर से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर गई और शिवराज सिंह की वापसी हो गई। अभी हाल में अजित पवार का मामला देख लीजिए। देवेंद्र फडणवीस का वो बयान याद है आपको, अजित दादा चक्की पीसिंग, और एक आज वायरल भी हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि कुछ भी हो जाए शादी नहीं करूंगा, कुंवारा रह लूंगा, लेकिन अजित पवार के साथ नहीं जाऊंगा। और वहीं बगल में खड़े होकर देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे। और इसके तौर पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अब अजित पवार पे आरोप क्या क्या लगे हैं, उनको भी जान लें। चीनी मिलों में भ्रष्टाचार के आरोप,
ईडी का शिकंजा उस पर कसने लगा था। अजित पवार के रिश्तेदारों के घर पर छापा मारा गया, कुछ संपत्तियां उनकी जब्त की गई। अजित पवार से जुड़ी हुई एक जरंदेश्वर चीनी मिल है, उस पर जब्ती की कार्रवाई की गई। और किरीट सोमैया थे जिन्होंने ये आरोप लगाया था भारतीय जनता पार्टी के कि बिल्डरों के पास उनके और उनके रिश्तेदारों के खाते में 100 करोड़ से ज़्यादा की बेनामी संपत्ति है। अब ये क्या होता है, मेरी काला धन है, मैंने बिल्डर को भेज दिया कि ले भाई पकड़। अब वो अपने खातों में उसको कहीं से भी दिखाएगा, मेरा पैसा लगा, वो मेरे पैसे से बिल्डिंग बनाएगा, मुनाफा कमाएगा और मुझे वो एक हिस्सा उसका देगा, बिल्डर भी लेगा। ज़्यादातर बड़ी इस तरह के प्रॉपर्टी बिजनेस में लोगों के ऐसे पैसे लगे होते हैं। तो ये इनका कहना है कि किरीट सोमैया का कहना है अजित पवार के सैकड़ों करोड़ लगे हुए हैं। इसी तरह से एंटी करप्शन ब्यूरो ने सिंचाई घोटाले में भी अजित पवार के ऊपर आरोप लगाए थे, लेकिन बाद में उनको क्लीन चिट मिल गई क्योंकि महाराष्ट्र में वो सरकार में रहे हैं। इसके साथ साथ जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी नए सिरे से जांच शुरू कर दी है उनके खिलाफ विदर्भ सिंचाई घोटाले में। तो ये इतने सारे आरोप लगे हुए हैं। अब अगर बताइए, शरद पवार को लगता है मेरा भतीजा जेल में चला जाएगा, जैसे केजरीवाल को भी लगता होगा सिसोदिया चला जाएगा, तो क्यों ना थोड़े समय के लिए गंगा स्नान करा दो, पाप धुल जाएंगे। और जब वापस अपनी फॉर्म में आएंगे तो पाप भी धुल चुके होंगे और फिर हम अपना गेम खेलेंगे। कल के वीडियो में आपको बता चुका हूं। अब अजित पवार का बेटा भी इसमें फंसा हुआ था। आप सोचिए किस तरह से एनसीपी फंसी हुई थी। पार्थ पवार कंपनी में उसकी कंपनी पे आयकर विभाग ने छापा मारा था। अब आप देखिए, पहले बताया लालू यादव जो पूरी तरह से विपक्षी एकता में जुटे हुए हैं, विपक्षी एकता के मामले में, और दूसरा विपक्ष एक पावरफुल पिलर ज्योतिरादित्य सिंधिया की कहानी आप सुन चुके हैं। लालू यादव का किस्सा आपने देख लिया, किस तरह से उनको फंसाया गया। अभी ये केवल एक आरोप है, इसके अलावा उनकी बेटी पर आरोप है, लालू यादव के ऊपर भी आरोप है, राबड़ी देवी के ऊपर भी आरोप है, बड़े सारे आरोप हैं। उन सबको कहीं ना कहीं लपेटा हुआ है। अब विपक्षी एकता में जाओगे भैया या गंगा स्नान करने जाओगे, आपकी समझ है। अब अमित शाह का जो शैली है समझाने की, बात करने की, उसमें बताता हूँ। देखिए, अब इतना बच्चे हैं आपकी, इतना है, क्या फ़ायदा वगैरह वगैरह, इतना केस हो जाएगा, चला जाएगा, आपको हम कुछ कह थोड़ी रहे हैं, आप हमारे यहाँ आओगे आपको इज़्ज़त भी मिलेगी, ये भी मिलेगा, पद भी मिल रहा है, सब मिल रहा है, वहाँ क्या मिल रहा है। अब चोर के पास भी अगर जन समर्थन है तो वो चोर अंकल है। ये बीजेपी की परिभाषा है। बीजेपी की क्या, माफ़ कीजिए, राजनीति की परिभाषा है। बीजेपी को क्यों, गलती से बीजेपी निकल गया। तो ये सब लोग जो है चोर अंकल बन रहे आके। अब आप देखिए, अजित पवार का बेटा भी छगन भुजबल की तो अब शक्ल ही बदल गई। मैं उस दिन उनको पहचान नहीं पाया, ये छगन भुजबल है। वो दाढ़ी वाड़ी उन्होंने पूरा बढ़ा ली, पिछले कई सालों से बड़ी हुई। हालांकि 2014 के बाद से ही लगातार जांच एजेंसियां छगन भुजबल को एकदम जकड़े पड़ी हुई हैं। महाराष्ट्र सदन में गबन का उनके ऊपर आरोप लगा, उन्होंने बेहिसाब संपत्ति जमा कर रखी है। उन्हें आर्थर रोड जेल भेज दिया गया। 2 साल पूरी कोशिश करने के बाद भी जमानत नहीं मिली थी छगन भुजबल को। 21 में महाराष्ट्र सदन के मामले में उनको बरी कर दिया गया, लेकिन अभी भी अलग अलग मामले अलग अलग जगहों पे दर्ज हैं, उनमें सुनवाई चल रही है। एक बार अगर सरकार ने लपेट दिया तो आप मंदिर जाएं ना जाएं, कोर्ट जाने का सिलसिला नियमित शुरू हो जाता है। इंडियन एक्सप्रेस ने बताया था कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में भी एक केस उनके खिलाफ दर्ज किया है और मुंबई यूनिवर्सिटी से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में भी उनके खिलाफ एसीबी का एक केस चल रहा है। आप छगन भुजबल क्या करेंगे? विपक्षी एक तरफ रखो भाई, हमको गंगा स्नान चाहिए। और यही नहीं, कई सारे लोग फंसे हुए हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मनमोहन सिंह भी इस तरह से लपेट दिए गए थे एक बार, और मनमोहन सिंह के ऊपर आरोप लगाया, जब कहा था ना कि आप रेन कोट पहन के नहा लेते हैं, आप बहुत कलाकार हैं मोदी जी ने, तो बड़ा विवाद हुआ था। 2G घोटाले में मनमोहन सिंह की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट और बहुत सारी बातों की खबरें लाके उनको दबाव में ले लिया गया था। और बाद में मनमोहन सिंह मोदी जी से मिलने गए थे, तस्वीरें जारी हुई थी, उसके बाद मनमोहन सिंह को स्पेयर किया गया। तो ये है भारत का एक राजनीतिक परिदृश्य, जिस हमाम के अंदर सारी पार्टियां आपको दिख रही हैं, किस दशा में आपको पता है। इसके साथ साथ भुजबल के साथ साथ हसन मुशर्रफ, और अभी जनवरी में उनकी फैक्ट्री और उनके मकान पर
छापा मारा था ईडी ने। कोल्हापुर में, कागल में उनके ऊपर आरोप है कि वो गैर कानूनी तरीके से एक शुगर फैक्ट्री चला रहे थे। शरद पवार के ऊपर याद है आपको, शुगर लॉबी का आरोप लगता है, देखिए। और अजित पवार के ऊपर भी शुगर का आरोप, हसन मुशर्रफ के ऊपर भी शुगर का आरोप, और ये दोनों शरद पवार की पार्टी के हैं। और इनके ऊपर अवैध रूप से चलाने का आरोप लगाया था। और किरीट सोमैया ने कहा था 100 करोड़ रुपए का घोटाला खुद किया है। और पूछताछ की थी अभी मार्च में ही उनको बुला के। और अभी मोदी जी ने पिछले दिनों कुछ बयान भी दिया था इसको लेकर। और कुल मिला के हर तरफ से हसन मुशर्रफ घबराए हुए हैं और पहुंचे हाईकोर्ट में, जहां उनको इंटरिम रिलीफ मिल गया। और 11 जुलाई तक उनको हाईकोर्ट ने राहत दी हुई है। और 11 जुलाई को 10-12 दिन बचे हैं, फिर उनकी पेशी होनी है और सुनवाई होनी है, तो गिरफ्तार भी हो सकते हैं। उनके ऊपर भी तलवार लटकी हुई थी। उनके 3 बेटों की गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका, ये क्या होती है? इंटरिम बेल, यानी ऐसा होता है कि आप कोर्ट में कहते हो जी हम जो है अदालत में आएंगे, जांच में पूरा सहयोग करेंगे, हमको गिरफ्तार ना किया जाए तो ये हमको गिरफ्तार करने वाले हैं, इसलिए पहले ही कोर्ट कह देता है ठीक है भाई, आपको जमानत दी, अब आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन आप जांच में अपीयर होगे, और शर्तें लगा देता, देश से बाहर नहीं जाओगे वगैरह वगैरह। तो वो अपनी एप्लीकेशन लगा चुके हैं और उस एप्लीकेशन पे वो बाहर है, इंटरिम बेल की एप्लीकेशन लगाए हुए हैं। कभी भी अगर उनकी एप्लीकेशन पे सुनवाई होने से पहले पुलिस उनको धर सकती थी। तो इतना ज़्यादा तगड़ी हालत में थे वो, तो उनको तो कोई सपने में भी बोल देता भाई साहब चल रहे हो गंगा स्नान को, झट से चल देंगे, और चले गए। तो ये कुल मिला के सीन है। अदिति तटकरे हैं, उनके बारे में, उनके ऊपर भी आरोप लगे हैं। धनंजय मुंडे के खिलाफ तो रेप का केस लगा दिया गया, एक महिला ने आरोप। अब आते हैं सबसे ज़्यादा चर्चित रहे प्रफुल्ल पटेल पर। एविएशन मिनिस्टर थे प्रफुल्ल पटेल, याद होगा आपको। और ये प्रफुल्ल पटेल जो हैं वो केंद्रीय उड्डयन मंत्री होते थे, और उनके दौरान दीपक तलवार नाम का एक एविएशन लॉबिस्ट एक्सपोज हुआ था, उसके खिलाफ कार्रवाई भी हुई थी। और उसने क्या किया, 2008-9 में वो पकड़ा गया विदेशी एयरलाइंस की मदद करने के लिए। यानी जो ज़्यादा कमाई वाले रूट हैं, मतलब मान लीजिए कि मुंबई से दिल्ली में ज़्यादा कमाई होती है, तो उसको उन्होंने कुछ प्राइवेट एयरलाइंस को रिजर्व कर दिया था। और इससे एयर इंडिया को बहुत घाटा हुआ था, इंडियन एयरलाइंस को बहुत घाटा हुआ था। और अभी ये जो टाटा ने खरीदी है ना, ये आज का चक्कर नहीं है। जब नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे तब से इन दोनों विमानन कंपनियों को, जो भारत सरकार की हैं, इनको कूट काट के घाटे में लाना था ताकि इनका प्राइवेटाइजेशन किया जा सके। निरंतर प्रयास चल रहा था। और लोग बताते हैं कि माधवराव सिंधिया ने इसीलिए इस्तीफा दिया था क्योंकि माधवराव सिंधिया के ऊपर इस बात का दबाव था। उस बीच में एक दुर्घटना हुई तो उनको बहाना मिल गया, क्योंकि इस मंत्रालय में ज़्यादा मंत्रालय के पास करने के लिए कुछ था भी नहीं उस समय। तो ये बताया जाता। उसके बाद से लगातार हर सरकार ने, वो चाहे किसी की आई हो, क्योंकि एजेंडा देश का एक ही चलता है, उसने इंडियन एयरलाइंस एयर इंडिया को घाटे में दिया। और आखिर में जाकर अब टाटा ने उसको खरीदा है। तो इसलिए ये एयरलाइंस को घाटे में किया जा रहा था कि घाटा हो जाए तो हम बेच दें, और बिकेगी तो बस थोड़ा सा ईमान ही बिकेगा, लेकिन माल बहुत आएगा। तो प्रफुल्ल पटेल के ऊपर भी उस तरह के आरोप लगे थे। और दीपक तलवार ने इस काम में 272 करोड़ रुपए कमाए थे, और ये माना जाता है कि उसमें प्रफुल्ल पटेल का भी हिस्सा था। और इससे एयर इंडिया को नुकसान तो हुआ ही था। ईडी का आरोप है कि प्रफुल्ल पटेल के केंद्रीय मंत्री रहते हुए घोटाला हुआ था। 70,000 करोड़ रुपए के 100, अभी फिर विमानों की खरीदारी हुई है खूब सारी। इसके घोटाले भी खुलेंगे जब दूसरी सरकार आएगी, लेकिन फिलहाल 70,000 करोड़ रुपए के 111 विमानों की खरीद, और एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस को आपस में जब विलय करके एक एयरलाइंस बनाई थी, उस मामले की भी इनके खिलाफ जांच चल रही है। अब आप अंदाज़ा लगाइए, 2019 में प्रफुल्ल पटेल को भी नोटिस जारी करके बुलाया जा चुका है। प्रफुल्ल पटेल भी इस एकता का जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें शरद पवार के राइट हैंड बने हुए थे, यानी शरद पवार के दूत थे एकता में। पटना अपने साथ लेकर गए थे। अभी बीच में अजित पवार के मामले पे जो शरद पवार ने झटका दिया कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, तो उन्होंने उसके बाद में प्रफुल्ल पटेल को जिम्मेदारी दी, अपनी बेटी को जिम्मेदारी दी, अजित पवार को जिम्मेदारी नहीं दी। आज प्रफुल्ल पटेल उसी अजित पवार के चले गए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, गंगा स्नान है। तो कुल मिला के अगर आपको ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी
कुछ नहीं करेगी और बाकी पार्टियां बस कर करा के 2024 निकाल लेंगी, तो अक्सर लोग मुझसे जब प्रीमियर पे बात होती है कहते हैं क्या होगा, तो मैं कहता हूँ रोज़ रोज़ घटनाक्रम बदल रहा है भैया, कल क्या होगा कोई नहीं जानता। ये ऐसा दंगल चल रहा है जिसमें कभी ये पटक देता है तो कभी वो पटक देता है। अब भारतीय जनता पार्टी ने इन चीज़ों को एक तरह से कंसोलिडेट करना शुरू किया है। बहुत सारे मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के, अभी देखिए टीएस सिंहदेव रूठे रूठे बैठे हुए थे, उनको मुख्यमंत्री बना दिया जल्दी से कांग्रेस ने। अब सचिन को भी कुछ ना कुछ दे देंगे राजस्थान में, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि अब जो है हम अगर एक हो रहे हैं तो वो भी वहाँ पोचिंग करेंगे। इसके अलावा छोटी मोटी पार्टियाँ बहुत सारी उनके साथ जा रही हैं। बहन जी तो जो है वो पूरी तरह से उन्हीं के साथ में खड़ी हुई हैं, वो कुछ भी करते हैं। बहन जी पहले बयान देते थे उनके पक्ष में, दुनिया में कुछ भी हो हम बीजेपी के साथ हैं। बहन जी को कोई जगह के बोले बहन जी चाय पी लो तो वो हम बीजेपी के साथ हैं, उनकी वो वाली स्थिति बनी हुई है। तो कुल मिला के अब जो फॉर्म है उसमें मोदी शाह भी आ रहे हैं, तो ये चीज़ें आने वाले समय में रोचक हो सकती हैं। और ये मान के चलिए कि अगर ईडी आपको फंसा रही है तो ईडी को मौका भी अगर मिल रहा है तो कहीं ना कहीं से मौका मिल रहा है। आप कुछ ना कुछ कागज़ों में अगर 19-20 करेंगे, उसके बगैर काम ही नहीं चलेगा। भारत में ईमानदारी से कोई कारोबार हो ही नहीं सकता। कागज़ों में हेर फेर करेंगे या फिर सचमुच कुछ घोटाला करेंगे। भाई इस देश में कोई भी आदमी अगर उसके पास 50-100 करोड़ रुपए नहीं हैं, चुनाव लड़ सकता है क्या? तो जब इतना इन्वेस्ट करेगा तो ऊपर से कमाएगा भी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई मैं अपना लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए 5-10 करोड़ रुपए खर्च करूं और उसके बाद मैं जाके वहाँ पे जनसेवा करूं, तनख्वाह से काम चलाऊं, अगले चुनाव में बिल्कुल लड़ने के लिए पैसे ही ना हो। ऐसा नहीं हो सकता ना। यानी चोरी की व्यवस्था बनी हुई है। बीजेपी, कांग्रेस, इन सब ने मिलकर ही इलेक्टोरल बॉन्ड को परमिशन दी है ना। और इलेक्टोरल बोर्ड को परमिशन इसलिए दिए इनके चंदे का पता नहीं चले, लेकिन इसके साथ ही ये हो गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड पूरा बीजेपी की ताकत में आ गया, हाथ में आ गया, सारा पैसा उधर जा रहा है। अभी दिल्ली प्रदेश बीजेपी का दफ्तर बना, बड़ा जबरदस्त आलीशान। बीजेपी का जो नेशनल ऑफिस था वो तो था ही, अभी प्रदेश वाले की भी कहानियां सामने आई। अब नेशनल ऑफिस जो बना है वहाँ पे सरकारी स्कूल बन रहा था एनडीएमसी का, उस ज़मीन का अलॉटमेंट कैंसिल किया गया, फिर उस ज़मीन को बीजेपी दफ्तर के लिए अलॉट किया गया। हर तरफ खेल ही खेल है भैया। ये खिलाड़ियों का दंगल है और उस खिलाड़ियों के दंगल में सारे लोग दूसरों के गैर कानूनी तरीके से करप्ट होने का फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि वो सरकार में है। जब वो दूसरे आएंगे तो वो इनको रगड़ेंगे। और इसी तरह से ये लोग, आप कल्पना करें कि इनकी प्रायोरिटी पे हम कहाँ आते हैं क्या? इनकी प्रायोरिटी में हम कहीं है ही नहीं, क्योंकि इनकी दुनिया निराली है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। अगर सदस्य बनना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दबा के आप सदस्यता ले सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।